प्रस्तावना। मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था कि मैं कैसे मरूंगी, हालांकि पिछले महीनों में मेरे पास इसके पर्याप्त कारण थे, लेकिन अगर मैं सोचती भी तो भी मैं इस तरह मरने की कल्पना नहीं कर पाती। मैंने सांस रोककर लंबे कमरे को निहारा, शिकारी की काली आंखों में झांका और उसने खुश होकर मुझे देखा। निश्चित रूप से मरना एक अच्छी चीज थी, किसी दूसरे की जगह जिससे मैं प्यार करती थी। महान भी, यह अहम चीज मानी जानी चाहिए। मैं जानती थी कि अगर मैं कभी फोक्स नहीं जाती तो मैं इस समय मौत का सामना नहीं कर रही होती। हालांकि मुझे दहशत तो हो रही थी, लेकिन मुझे उस निर्णय पर अफसोस नहीं था। जब जिंदगी आपको इतना सुंदर सपना देती है जो आपकी उम्मीदों से ज्यादा हो, तो इसके खत्म होने पर अफसोस करना ठीक नहीं है। शिकारी दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराया और मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा। पहली नज़र, मेरी माँ मुझे हवाई अड्डे तक छोड़ने आई। कार की खिड़कियाँ खुली थीं। फीनिक्स का तापमान 75 डिग्री फ़ारेनहाइट था और आसमान पूर्णतः नीला था, एक भी बादल नजर नहीं आ रहा था। मैं अपनी प्रिय शर्ट पहने थी, स्लीवलेस, सफ़ेद लेस और छेद वाली। मैं इसे विदाई के प्रतीक के रूप में पहन रही थी। मैं अपने साथ एक गर्म जैकेट रखकर ले जा रही थी। वॉशिंगटन के उत्तर पश्चिम के ओलंपिक प्रायद्वीप में फोक्स नाम का छोटा कस्बा है, जो हमेशा बादलों से ढका रहता है। इस कस्बे में जितनी बारिश होती है, उतनी अमेरिका में किसी दूसरी जगह नहीं होती। इसी कस्बे और यहाँ हमेशा मौजूद रहने वाले बादलों की वजह से ही मेरी माँ मुझे लेकर भागी थी, जब मैं कुछ ही महीने की थी। 14 साल की उम्र तक मुझे हर गर्मियों में इसी कस्बे में 1 महीने बिताना पड़ता था, लेकिन 14वें साल में मैंने ये सिलसिला बंद कर दिया। पिछली 3 गर्मियों से मेरे डैडी चार्ली मेरे साथ कैलिफोर्निया में 2 सप्ताह का वैकेशन मनाने लगे थे। अब मैंने खुद को फोक्स में निर्वासित कर दिया था। ये कदम मैंने बहुत डरते डरते उठाया था। मुझे फोक्स से नफरत थी। मुझे फीनिक्स से प्यार था। मुझे इसके सूरज और तपती गर्मी से प्यार था। मैं इस हलचल भरे फैले हुए शहर से प्यार करती थी। बेला, मेरी माँ ने हवाई जहाज में मेरे बैठने से पहले मुझसे कहा, शायद 1000वीं बार, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ मेरे जैसे दिखती थी, सिवाय छोटे बालों और हंसी की रेखाओं को छोड़कर। उनकी फैली हुई बच्चों जैसी आंखों में देखने पर मुझे दहशत का एहसास हुआ। मैं अपनी प्यार करने वाली, गलतियां करने वाली, खिसकी हुई माँ को असुरक्षित कैसे छोड़कर जा सकती थी। हालांकि अब उनके पास बिल थे, इसलिए बिल समय पर अदा हो जाएंगे। इसमें भोजन रहेगा, उनकी कार में गैस रहेगी और खो जाने पर वे उसे फ़ोन कर सकेंगी। लेकिन फिर भी मैं जाना चाहती हूँ। मैंने झूठ बोल दिया। मैं हमेशा से झूठ बोलने में कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं ये झूठ कुछ समय से इतना ज़्यादा बोल रही थी कि अब ये काफ़ी विश्वसनीय बन गया था। चार्ली से मेरी तरफ से हाय कहना। कह दूंगी, तुमसे जल्दी ही मिलूंगी, उन्होंने जोर देकर कहा। तुम जब चाहो घर आ सकती हो, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं तुरंत आ जाऊंगी। लेकिन मुझे इस वादे के पीछे का त्याग उनकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। मेरी चिंता मत करो, मैंने आग्रह किया। ये बेहतरीन रहेगा। मैं आपसे प्यार करती हूँ, माँ। उन्होंने 1 मिनट तक मुझे कसकर गले लगाया और फिर मैं हवाई जहाज में बैठ गई और वे चली गईं। फीनिक्स से सिएटल तक 4 घंटे की उड़ान थी। फिर छोटे हवाई जहाज से पोर्ट एंजेलिस तक जाना पड़ा और फिर 1 घंटे तक कार से फोक्स। हवाई जहाज में उड़ने से मुझे दिक्कत नहीं थी, लेकिन चार्ली के साथ कार में 1 घंटे तक बैठने के बारे में थोड़ी उलझन थी। चार्ली ने इस पूरी चीज़ को सचमुच अच्छी तरह से लिया था। वे सचमुच खुश थे कि मैं पहली बार उनके साथ रहने आ रही थी। वे इतने उत्साहित थे कि मेरा नाम हाई स्कूल में लिखा चुके थे और कार खरीदने में भी मेरी मदद करने वाले थे। लेकिन चार्ली के साथ समय बिताना निश्चित रूप से अजीब था। हम दोनों ही बातूनी नहीं थे और कहने के लिए कुछ था भी नहीं। मैं जानती थी कि वे मेरे निर्णय को लेकर काफ़ी उलझन में थे। मेरी माँ की तरह ही मैंने भी फोक्स के प्रति अपनी नापसंदगी को कभी नहीं छिपाया था। जब मैं पोर्ट एंजेलिस में उतरी तो बारिश हो रही थी। मैंने इसे अपशकुन की तरह नहीं देखा, ये तो बस एक ऐसी चीज़ थी जिससे बचा नहीं जा सकता था। मैंने पहले ही सूरज को अलविदा कह दिया था।
चार्ली क्रूजर में मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने इसका भी अनुमान लगा लिया था। फोक्स के भले नागरिकों के लिए चार्ली पुलिस चीफ स्वान थे। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद कार खरीदने की मेरी बुनियादी प्रेरणा ये थी कि मैं ऊपर लाल नीली रोशनी वाली कार के बिना शहर में आना जाना चाहती थी। पुलिस की गाड़ी ट्रैफिक को जितना धीमा करती है, उतना कोई दूसरी चीज नहीं करती। चार्ली ने अजीब तरीके से एक हाथ से मुझे गले लगाया जब मैं हवाई जहाज से उतरकर लड़खड़ाई। बिल्स, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, उन्होंने कहा जब उन्होंने सहजता से मुझे थामकर सीधा किया। तुम ज्यादा नहीं बदली हो। रिनी कैसी है? माँ अच्छी हैं। आपको देखकर भी अच्छा लगा, डैड। उनके मुंह पर मुझे उन्हें चार्ली कहने की इजाजत नहीं थी। मेरे पास केवल कुछ ही बैग थे। एरिज़ोना के मेरे ज्यादातर कपड़े वॉशिंगटन के लिहाज से बहुत पतले थे। मेरी माँ और मैंने अपने पैसे मिलाकर मेरे जाड़े के कपड़ों का इंतजाम किया था, लेकिन वे फिर भी कम थे। मेरा सारा सामान क्रूजर की डिग्गी में आसानी से आ गया। मैंने तुम्हारे लिए अच्छी कार ढूंढ ली है, सचमुच सस्ती है, उन्होंने घोषणा की जब हमने अंदर बैठकर बेल्ट लगा ली। किस तरह की कार? जिस तरह उन्होंने अच्छी कार के बजाय तुम्हारे लिए अच्छी कार कहा था, उससे मुझे शक हो रहा था। देखो, ये दरअसल एक ट्रक है, शेवरले ट्रक। यह आपको कहाँ मिला? तुम्हें ला पुश का बिली ब्लैक याद है? ला पुश समुद्र तट पर रेड इंडियन का छोटा रिजर्वेशन था। नहीं, वो गर्मियों में हमारे साथ मछली पकड़ने जाता था, चार्ली ने कहा। इससे समझ में आता था कि वो मुझे याद क्यों नहीं था। मैं अपनी याददाश्त से दर्द भरी, अनावश्यक चीजों को रोकने में काफी माहिर हूँ। अब वो व्हीलचेयर पर है, चार्ली ने आगे कहा, जब मैंने प्रतिक्रिया नहीं की, इसलिए अब वो ट्रक नहीं चला सकता और उसने मुझे इसे सस्ते में बेचने की पेशकश की। ये किस साल का है? उनके बदले हुए हाव भाव देखकर मैं समझ सकती थी कि यही वह प्रश्न था जिसके पूछे जाने से वे बच रहे थे। देखो, बिली ने इंजन पर काफी काम किया है, दरअसल ये कुछ साल पुराना है। उन्हें मेरे बारे में इतना तो पता होना चाहिए था कि मैं आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने इसे कब खरीदा था? मेरे हिसाब से उसने इसे 1984 में खरीदा था। क्या उन्होंने इसे नया खरीदा था? देखो, नहीं, मैं सोचता हूँ कि यह 60 के शुरुआती दशक में नया था या ज्यादा से ज्यादा 50 के दशक के अंत में, उन्होंने झेपते हुए स्वीकार किया। ओह डैडी, मैं कारों के बारे में दरअसल कुछ नहीं जानती। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो मैं इसे ठीक नहीं कर पाऊंगी और मैं मैकेनिक का खर्च नहीं उठा सकती। अरे बेला, वो चीज़ बेहतरीन चलती है। वे अब इस तरह की चीज़ नहीं बनाते हैं। वह चीज़, मैंने खुद से सोचा। इसमें संभावनाएं थीं, कम से कम निकनेम। सस्ता मतलब कितना सस्ता? आखिरकार, मैं इस मामले में समझौता नहीं कर सकती थी। देखो बेटा, मैंने इसे दरअसल तुम्हारे लिए खरीद लिया है। घर आने की खुशी में मेरी तरफ से तोहफा। चार्ली ने कनखियों से आशा भरे अंदाज में मुझे देखा। वाह, मुफ्त? डैडी, आपको ये करने की जरूरत नहीं थी। मैं अपने लिए कार खरीदने वाली थी। मुझे दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ खुश रहो। ये कहते वक्त वे सड़क की तरफ देख रहे थे। चार्ली अपने जज्बात बताने में संकोच नहीं करते थे। उनकी यह आदत मुझमें भी आ गई थी। इसलिए जब मैंने प्रतिक्रिया की, तब मैं आगे देख रही थी। ये सचमुच अच्छी बात है, डैडी। धन्यवाद, मैं सचमुच इसकी कद्र करती हूँ। ये जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि फोक्स में खुश रहना मेरे लिए असंभव है। उन्हें मेरे साथ कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं थी, और मैंने मुफ्त ट्रक का इंजन कभी नहीं देखा था। खैर, तुम्हारा स्वागत है, मेरे धन्यवाद पर झेपते हुए वे बुदबुदाए। हमने मौसम के बारे में कुछ बातें की, जो गीला था और बातचीत के नाम पर यही था। हम खामोशी में खिड़कियों से बाहर घूरते रहे। जाहिर है, ये सुंदर था। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी, हर चीज़ हरी थी। पेड़, उनके काई से ढके तने, उनकी शाखाएं इसके मंडप के साथ लटक रही थीं और जमीन फन वृक्षों से ढकी थी। यहाँ तक कि हवा भी पत्तियों के बीच से गुजरते समय हरी दिख रही थी। चारों तरफ हरा ही हरा था, एक अनोखा ग्रह। अंततः हम चार्ली के घर पहुंच गए।
वो अब भी उसी छोटे 2 बेडरूम वाले मकान में रहते थे जो उन्होंने मेरी माँ के साथ विवाह के शुरुआती दिनों में खरीदा था। उनके विवाह के बस यही दिन थे, शुरुआती दिन। वहाँ मकान के सामने वाली सड़क पर, जो जरा भी नहीं बदली थी, मेरा नया ट्रक खड़ा था जो मेरे लिए नया था। ये फीके लाल रंग का था, जिसमें बड़े फेंडर्स थे, पानी या कीचड़ के छींटों को रोकने के लिए वाहन के पहियों को घेरता हुआ लगा अवरोध। और इसका अगला हिस्सा गोल था। मुझे बहुत हैरानी हुई कि मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं यह नहीं जानती थी कि क्या ये चल पाएगा, लेकिन मैं खुद को इसके भीतर देख सकती थी। इसके अलावा ये ठोस लोहे का था, जिसे कभी नुकसान नहीं हो सकता था। दुर्घटना स्थल पर इसके पेंट में खरोंच तक नहीं आएगी, जबकि सामने वाली कार के परखच्चे आसपास पड़े दिखाई देंगे। वाह डैडी, ये तो शानदार है। धन्यवाद। अब मेरे आने वाले कल की दहशत थोड़ी कम हो गई। अब मैं दोनों अप्रिय विकल्पों से बच सकती थी, बारिश में 2 मील तक चलकर स्कूल जाना या चीफ की गाड़ी में बैठकर जाना। चार्ली ने भर्राई हुई आवाज में दोबारा झेपते हुए कहा, मुझे खुशी है कि ये तुम्हें पसंद आया। मेरा सारा सामान ऊपर की मंजिल पर पहुंचाने में केवल एक ही चक्कर लगा। मुझे पश्चिमी बेडरूम मिला, जहां से सामने वाला अहाता दिखता था। कमरा जाना पहचाना था। मेरे जन्म के बाद से ही यह मेरा कमरा था। लकड़ी का फर्श, हल्की नीली दीवारें, नुकीली छत, खिड़की पर पीले पड़े लेस के पर्दे, ये सब मेरे बचपन का हिस्सा थे। चार्ली ने जो एकमात्र परिवर्तन किए थे, वे ये थे कि उन्होंने पालने की जगह पर पलंग लगा दिया था और मेरे बड़े होने पर एक डेस्क भी लगा दी थी। डेस्क पर अब सेकेंड हैंड कंप्यूटर था, जिसके मोडम की फ़ोन लाइन को नज़दीकी फ़ोन प्लग तक फर्श पर चिपकाया गया था। यह मेरी माँ की शर्त थी, ताकि हम आसानी से संपर्क कर सकें। मेरे बचपन के दिनों वाली झूलती कुर्सी अब भी कोने में रखी थी। सीढ़ियों के ऊपर सिर्फ एक छोटा बाथरूम था, जिसका इस्तेमाल अब मैं और चार्ली दोनों करेंगे। मैं इस तथ्य पर बहुत ज़्यादा सोचने की कोशिश नहीं कर रही थी। चार्ली के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ यह है कि वे सिर के ऊपर खड़े नहीं रहते हैं। उन्होंने मुझे सामान खाली और व्यवस्थित करने के लिए अकेला छोड़ दिया। यह एक ऐसा काम था, जो मेरी माँ के लिए असंभव होता। अकेले रहना अच्छा था, क्योंकि अकेले में हमेशा मुस्कुराने और खुश दिखने की ज़रूरत नहीं होती। निराशा से खिड़की के पार गिरती बारिश को घूरना और कुछ आंसुओं को निकलने देना राहत की बात थी। मैं सचमुच रोने के मूड में नहीं थी। मैं इसे सोते समय के लिए बचा रही थी, जब मुझे अगली सुबह के बारे में सोचना होगा। फोक्स हाई स्कूल में सिर्फ 357 विद्यार्थी थे, मुझे मिलाकर 358। दूसरी ओर फीनिक्स में मेरी जूनियर क्लास में ही 700 से ज़्यादा विद्यार्थी थे। यहाँ के सारे विद्यार्थी इकट्ठे बड़े हुए थे, उनके बाप दादा बचपन से दोस्त थे। मैं बड़े शहर से आने वाली नई लड़की थी, एक उत्सुकता, एक अनूठी शख्स। अगर मैं फीनिक्स से आने वाली लड़की जैसी दिखती, तो शायद मैं इससे लाभ ले सकती थी, लेकिन शारीरिक दृष्टि से मैं कहीं से कहीं तक उस सांचे में नहीं ढली थी। मेरा रंग टैन होना चाहिए था, मेरी खेलकूद में रुचि होनी चाहिए थी, मेरे बाल सुनहरे होने चाहिए थे, शायद वॉलीबॉल खिलाड़ी या चीयरलीडर, वे सारे चीजें जिन्हें सूरज की घाटी में रहने से जोड़ा जाता है। इसके बजाय नीली आंखों या लाल बाल की जगह मेरी त्वचा हाथीदांत जैसे रंग की थी, निरंतर धूप के बावजूद। मैं हमेशा से छरहरी थी, लेकिन नाजुक सी। पहली ही नज़र में साफ दिख जाता था कि मैं खिलाड़ी नहीं हूँ। मुझमें हाथ और आंख का आवश्यक तालमेल नहीं था, जिस वजह से मैं जब भी खेलती थी तो खुद को नीचा दिखाती थी। मैं खुद को ही चोट पहुंचा लेती थी और मेरे करीब खड़े लोगों को भी। जब मैंने अपने कपड़े लकड़ी के पुराने ड्रेस में रखने का काम पूरा किया, तो मैंने बाथरूम के सामान वाला अपना बैग निकाला और यात्रा के दिन के बाद नहाने के लिए बाथरूम तक गई। अपने उलझे हुए गीले बालों पर कंघी करते समय मैंने आईने में अपना चेहरा देखा। शायद ये रोशनी के कारण रहा होगा, लेकिन मैं अभी से ज्यादा मुरझाई हुई और बीमार दिखने लगी थी। मेरी त्वचा सुंदर हो सकती थी, ये बहुत साफ थी, लगभग पारदर्शी दिखती थी, लेकिन ये सब रंग पर निर्भर करता था। यहाँ मेरे पास कोई रंग नहीं था। आईने में अपनी पीली छवि को देखने पर मैं ये स्वीकार करने के लिए विवश हुई कि मैं खुद से झूठ बोल रही हूँ।
ये केवल शारीरिक मामला ही नहीं था जिसमें मैं कभी फिट नहीं हो सकती थी। और अगर मैं 3000 विद्यार्थियों वाले स्कूल में अपनी पहचान नहीं बना पाई थी, तो यहाँ इस बात की कितनी संभावना थी। मैं अपनी उम्र के लोगों से ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं बना पाती थी। शायद सच तो ये था कि मैं किसी भी उम्र के लोगों से ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं बना पाती थी। मैं संसार में सबसे ज़्यादा अपनी माँ के करीब थी, लेकिन उनके साथ भी मैं घनिष्ठ नहीं हो पाती थी, कभी सटीकता से समान मानसिकता नहीं रख पाती थी। कई बार तो मैं सोचती थी कि क्या मैं अपनी आंखों से वही चीज़ें देख रही हूँ जो बाकी का संसार देख रहा है। कहीं मेरे दिमाग कुछ अलग तो नहीं है। लेकिन कारण मायने नहीं रखता था, सिर्फ परिणाम मायने रखता था और कल तो सिर्फ शुरुआत होगी। मुझे उस रात अच्छी नींद नहीं आई, जमकर रोने के बाद भी। छत पर बारिश और हवा की लगातार आवाजें आती रहीं। मैंने फीके रंग की पुरानी रज़ाई को सिर के ऊपर खींचा और बाद में तकिए को भी। लेकिन आधी रात के बाद ही मैं सो पाई, जब बारिश आखिरकार थोड़ी धीमी हुई। सुबह खिड़की में से मुझे सिर्फ घना कोहरा दिख रहा था। अचानक मुझे दम घुटने जैसा एहसास हुआ। मैंने खुद से कहा, आप यहाँ कभी आसमान नहीं देख सकते थे, ये किसी पिंजरे जैसा था। चाली के साथ नाश्ता एक शांत घटना थी। उन्होंने मुझे स्कूल के लिए शुभकामना दी। उसकी आशा बेकार है, ये जानते हुए भी मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। किस्मत मुझ पर कभी मेहरबान नहीं होती थी। मुझसे पहले चाली घर से निकले और उस पुलिस स्टेशन गए, जो अब तक उनकी पत्नी और परिवार था। उनके जाने के बाद मैं बलूत की पुरानी चौकोर टेबल पर 3 बेमेल कुर्सियों में से एक में बैठी और उनके छोटे किचन की जांच की। गहरे रंग के पटिए वाली दीवारें, चमकदार पीली अलमारी और सफ़ेद लिनोलियम का फर्श। कुछ भी नहीं बदला था। माँ ने 18 साल पहले अलमारी पर चमकदार पीला रंग किया था, ताकि घर में धूप का एहसास हो। बगल के रुमाल के आकार वाले फैमिली रूम में छोटी अंगीठी के ऊपर कई तस्वीरें कतार में लगी थीं। सबसे पहले लास वेगास में चाली और मेरी माँ की शादी की तस्वीर, फिर मेरे पैदा होने के बाद अस्पताल में हम तीनों की तस्वीर, जिसे एक सहयोगी नज़ ने खींचा था, जिसके बाद पिछले साल तक मेरे स्कूल की तस्वीरों का काफिला था। इनकी तरफ देखने से मुझे शर्म आती थी। मुझे देखना होगा कि जब तक मैं यहाँ हूँ, तब तक मैं चाली से वे तस्वीरें और कहाँ लगवा सकती हूँ। इस मकान में रहते समय यह एहसास न करना असंभव था कि चाली मेरी माँ के जाने से सदमे से उबर नहीं पाए थे। इससे मैं असहज हो गई। मैं बहुत जल्दी स्कूल नहीं पहुँचना चाहती थी, लेकिन अब मैं घर में और ज़्यादा नहीं रुक सकती थी। मैंने अपनी जैकेट पहनी, अंतरिक्ष यात्री के सूट जैसी लग रही थी, और बारिश की ओर चल दी। बारिश हल्की थी, जिससे मैं तुरंत गीली नहीं हुई। जब मैंने ताला लगाने के लिए मकान की चाबी उठाई, जो हमेशा दरवाजे के पास छज्जे के नीचे छिपी रहती थी, मेरे नए वाटरप्रूफ जूतों की आवाज़ चौंकाने वाली थी। मैंने वहां चलते समय बजरी की सामान्य चरमराहट को याद किया। मैं ठहरकर अपने ट्रक को प्रशंसा भरी नज़रों से उतना नहीं निहार सकती थी जितना मैं चाहती थी। मैं उस धुंध भरे गीलेपन से बाहर निकलने की जल्दी में थी, जो मेरे सिर के चारों ओर घुमड़ रहा था और टोपे के नीचे मेरे बालों से चिपक रहा था। ट्रक के भीतर माहौल अच्छा और सूखा था। जाहिर है, इसे बिली या चाली ने साफ किया था, लेकिन इसके बावजूद गद्दीदार सीटों पर तंबाकू, गैसोलीन और पिपरमिंट की हल्की खुशबू अब भी मौजूद थी। जब इंजन जल्दी चालू हो गया, तो मैंने राहत की सांस ली, लेकिन इसकी आवाज़ कानफोड़ू थी। इतने पुराने ट्रक में कोई न कोई दोष होना तो तय था। पुराना रेडियो चल रहा था, यह एक अच्छी चीज़ थी, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। स्कूल ढूंढना मुश्किल नहीं था, हालांकि मैं पहले कभी वहां नहीं गई थी। ज्यादातर दूसरी चीज़ों की तरह ही स्कूल भी हाईवे के पास था। ये स्पष्ट नहीं था कि यह स्कूल है। वहाँ सिर्फ एक साइनबोर्ड लगा था, जो ये घोषणा करता था कि यही फोक्स हाई स्कूल है, और इसे देखकर ही मैं रुक गई। यह समान इमारतों के संग्रह जैसा दिखता था, जिन्हें महरून ईंटों से बनाया गया था। वहाँ इतने सारे पेड़ और झाड़ियाँ थीं कि पहले तो मैं इसका आकार ही नहीं देख पाई। स्कूल वाला एहसास ही नहीं था। मुझे अपने पुराने स्कूल की याद आने लगी। चेन वाली फैंस कहाँ थीं,
मेटल डिटेक्टर कहाँ थे। मैंने पहली इमारत के सामने ट्रक खड़ा कर दिया जिसके दरवाजे पर फ्रंट ऑफिस लिखा था। किसी दूसरे की गाड़ी वहां नहीं खड़ी थी, इसलिए मुझे लग रहा था कि मैं सही जगह पर नहीं पहुंची हूं, लेकिन फिर भी मैंने ये निर्णय लिया कि मूर्खतापूर्ण ढंग से बारिश में गोल गोल घूमने के बजाय अंदर जाकर रास्ता पूछना बेहतर रहेगा। मैं ट्रक से अनिच्छा से बाहर निकली और गहरे रंग की हेज के बीच बने पत्थर के छोटे रास्ते पर चली। दरवाज़ा खोलने से पहले मैंने गहरी सांस ली। अंदर चमकदार रोशनी थी और माहौल उम्मीद से ज़्यादा गर्म था। ऑफिस छोटा था, एक छोटा वेटिंग एरिया जिसमें फोल्डिंग कुर्सियां थीं, नारंगी पपड़ी वाला कमर्शियल कार्पेट था, दीवारों पर नोटिस और पुरस्कार भरे पड़े थे, एक बड़ी घड़ी टिक टिक करते हुए चल रही थी। प्लास्टिक के बड़े गमलों में हर जगह पौधे उग रहे थे, मानो बाहर पर्याप्त हरियाली न हो। कमरा बीच वाले लंबे काउंटर की वजह से दो हिस्सों में बंट गया था, जिस पर कागजों से भरी वाया बास्केट रखी थी और इसके सामने चमकदार रंगों के पोस्टर टेप से लगे थे। काउंटर के पीछे 3 डेस्क जिनमें से एक पर चश्मा पहने एक बड़ी, लाल बालों वाली महिला बैठी थी। वह जामुनी टी-शर्ट पहने हुए थी, जिससे मुझे तत्काल एहसास हो गया कि मैंने ज़्यादा कपड़े पहन रखे हैं। लाल बालों वाली महिला ने ऊपर देखा। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मैं इज़ाबेला स्वान हूँ, मैंने उसे बताया और उसकी आंखों में तुरंत पहचान की चमक आ गई। सबको पता था कि मैं आ रही हूँ, इसमें कोई शक नहीं था कि मैं सार्वजनिक गपशप का लोकप्रिय विषय थी। चीफ की भगोड़ी पत्नी की बेटी आखिरकार घर लौट आई थी। जाहिर है, उसने कहा। वह अपनी डेस्क पर रखे कागजों के ढेर में तब तक ढूंढती रही जब तक कि उसे वे कागज नहीं मिल गए जिनकी वह तलाश कर रही थी। ये रहा आपका शेड्यूल और स्कूल का नक्शा। वह काउंटर पर कई कागज लेकर आई। उसने मेरी कक्षाएं पढ़ी, नक्शे पर हर कक्षा तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता खींचा और मुझे एक स्लिप दी, जिस पर हर टीचर से साइन कराकर मुझे शाम को वापस लौटाना था। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कराए और चाली की तरह ही उसने भी यही उम्मीद जताई कि मुझे फोक्स में अच्छा लगेगा। मैं उतने विश्वास से पलटकर मुस्कराई जितना मैं कर सकती थी। जब तक मैं लौटकर अपने ट्रक के पास पहुंची, तब तक दूसरे विद्यार्थी आने लगे थे। मैं ट्रैफिक की कतार के पीछे पीछे स्कूल के अंदर गई। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि ज़्यादातर कारें मेरे ट्रक जितनी ही पुरानी थीं। बहुत भड़कीली नहीं। मैं कभी कम आमदनी वाले एक इलाके में रही थी, जो पैराडाइज वैली डिस्ट्रिक्ट में था। वहाँ विद्यार्थियों की पार्किंग में नई मर्सिडीज या पोर्श देखना आम बात थी। यहाँ सबसे अच्छी कार चमचमाती वोल्वो थी और यह अलग हटकर दिखती थी। फिर भी मुझे जैसे ही जगह मिली, मैंने अपने ट्रक का इंजन बंद कर दिया, ताकि इसकी जोरदार आवाज़ से दूसरों का ध्यान आकर्षित न हो। मैंने ट्रक में नक्शे को देखा और इसे याद करने की कोशिश की। मैं नक्शे को दिन भर नाक के सामने रखकर नहीं चलना चाहती थी। मैंने हर चीज़ अपने बैग में दूसी और उसे अपने कंधे पर टांगा और एक बड़ी सांस खींची। मैं ये कर सकती हूँ, मैं कमज़ोर स्वर में खुद से झूठ बोली। कोई भी मुझे काटने नहीं वाला था। मैंने आखिरकार सांस छोड़ी और ट्रक से बाहर निकल गई। फुटपाथ पर किशोरों की भीड़ थी और उधर जाते समय मैंने अपना चेहरा अपने हुड में पीछे खींच लिया। मुझे ये देखकर राहत मिली कि मेरी साधारण काली जैकेट अलग हटकर नहीं दिख रही थी। कैफेटेरिया के पास से गुजरने के बाद इमारत 3 को देखना आसान था। इसके पूर्वी कोने में सफ़ेद चौखाने में बड़े काले अक्षरों में 3 लिखा था। जब मैं दरवाजे के पास गई, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़्यादा तेज़ी से सांस लेने लगी हूँ। दरवाजे के भीतर घुसते समय मैंने अपनी सांस रोकने की कोशिश की, जबकि मेरे आगे 2 रेनकोट पहने हुए छात्र चले जा रहे थे। एक क्लासरूम छोटा था। मेरे आगे के दोनों विद्यार्थी हुक्स की एक लंबी कतार पर अपने कोट टांगने के लिए दरवाजे के ठीक बाहर रुक गए। मैंने भी उनकी देखा-देखी ऐसा ही किया। वे दोनों ही लड़कियां थीं। एक तो चीनी मिट्टी की रंगत और सुनहरे रंग के बालों वाली थी, दूसरी पीली थी, जिसके हल्के भूरे बाल थे। कम से कम मेरी त्वचा का रंग यहाँ अलग हटकर नहीं दिखेगा। मैं स्लिप लेकर टीचर के पास गई। वे लंबे कद के, गंजे आदमी थे, जिनकी डेस्क की नेमप्लेट पर मी मैसन लिखा था।
मेरा नाम देखकर वे बुद्ध की तरह मुझे घूरते रहे। यह उत्साह बढ़ाने वाली प्रतिक्रिया नहीं थी और जाहिर है मेरा चेहरा टमाटर जितना लाल हो गया। लेकिन कम से कम उन्होंने क्लास के सामने मुझे परिचय देने को नहीं कहा और पीछे वाली एक खाली डेस्क पर भेज दिया। पीछे बैठने की वजह से मेरे नए सहपाठियों के लिए मुझे घूरना ज्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी वे ऐसा करने में कामयाब हो गए। मैंने अपनी निगाह टीचर की दी हुई रीडिंग लिस्ट पर जमाए रखी। ये काफी बुनियादी थी, ब्रोंटी, शेक्सपियर, चौसर, फॉकनर। मैंने हर चीज पहले ही पढ़ रखी थी। ये तसल्लीदायक था और नीरस भी। मैं सोच रही थी कि क्या माँ मेरे पुराने निबंधों का फोल्डर भेज देंगी या वे सोचेंगी कि यह नकल थी। टीचर के पढ़ाते समय मैं अपने दिमाग में उनके साथ अलग अलग तरीके से बहस करने की रिहर्सल करती रही। घंटी बजने के बाद त्वचा की समस्याओं वाला और तेल की परत जितने काले बालों वाला एक पतला लड़का गलियारे के पार मुझसे बात करने के लिए झुका। तुम इजाबेला स्वान हो, है ना? वह अति सहायक, चेस क्लब किस्म का दिख रहा था। बेला, मैंने सुधारा। 3 सीट के दायरे के भीतर मौजूद हर विद्यार्थी मुड़कर मेरी तरफ देखने लगा। तुम्हारी अगली क्लास कहाँ है? उसने पूछा। मुझे अपने बैग में देखना पड़ा। शासन, जेफरसन की क्लास, इमारत 6 में। मैं उत्सुक आंखों से नजर मिलाए बिना कहीं देख ही नहीं सकती थी। मैं इमारत 4 की तरफ जा रहा हूँ, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। निश्चित रूप से अति सहायक, उसने आगे कहा। मेरा नाम एरिक है। मैं हल्के से मुस्कराकर बोली, धन्यवाद। हमने अपनी जैकेट उठाए और बारिश में चल दिए, जो ज्यादा तेज हो गई थी। मैं कसम खाकर कह सकती थी कि हमारे पीछे के कुछ विद्यार्थी हमारी बातें सुनने के लिए जानबूझकर बहुत करीब चल रहे थे। मैं दहशत में न आने की सोचने लगी। तो यह फीनिक्स से बहुत अलग है ना? उसने पूछा। बहुत। वहाँ ज्यादा बारिश नहीं होती, है ना? साल में 3-4 बार। उसने कहा। वाह, ये कैसा होता होगा? धूप भरा, मैंने बताया। तुम्हारी त्वचा तो ज्यादा टैन नहीं है। मेरी माँ आंशिक एल्बिनो है। उसने घबराकर मेरे चेहरे को टटोला और मैंने आह भरी। ऐसा लग रहा था कि बादलों और हास्यबोध का आपस में कोई मेल नहीं था। अगर कुछ महीने यही सिलसिला चलेगा तो मैं ताने मारने की कला भूल ही जाऊंगी। हम कैफेटेरिया के पास से चलकर दक्षिण की इमारतों की तरफ गए, जो जिम के पास थीं। एरिक दरवाजे तक मेरे साथ चलकर गया, हालांकि उस पर लिखी इबारत काफी स्पष्ट थी। गुड लक, उसने कहा, जब मैंने हैंडल को छुआ। शायद हमारी दूसरी कुछ क्लासें भी एक साथ होंगी। उसकी आवाज में उम्मीद झलक रही थी। मैं अस्पष्ट अंदाज में उसकी ओर मुस्कुराए और अंदर चली गई। बाकी की सुबह भी कमोबेश इसी तरह गुजरी। ट्रिग्नोमेट्री के टीचर मी वॉर्नर से मैं वैसे भी नफरत करती, क्योंकि वे विषय ही ऐसा पढ़ाते थे, लेकिन वही अकेले थे जिन्होंने पूरी क्लास के सामने खड़े होकर मुझे अपना परिचय देने को कहा। मैं हकलाई, शर्माई और अपनी सीट की तरफ जाते समय जूतों की वजह से गिरते गिरते बची। 2 क्लासों के बाद मैं हर क्लास में कुछ चेहरों को पहचानने लगी। हमेशा कोई ना कोई दूसरों से ज्यादा बहादुर होता था, जो मेरे पास आकर अपना परिचय देता था और मुझसे सवाल पूछता था कि मुझे फोक्स कितना पसंद आ रहा था। मैंने कूटनीतिज्ञ बनने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर मामलों में मैं झूठ बोलती रही। इसका फायदा ये हुआ कि मुझे कभी नक्शे की जरूरत नहीं पड़ी। एक लड़की ट्रिग्नोमेट्री और स्पेनिश दोनों क्लासों में मेरे बगल में बैठी और वह मेरे साथ ही लंच के लिए कैफेटेरिया में गई। उसकी लंबाई मुझसे कम थी। मेरा कद 5 फुट 4 इंच था और वह मुझसे कुछ इंच छोटी थी। हालांकि उसके घुंघराले काले बालों की वजह से यह फर्क काफी कम नजर आता था। मुझे उसका नाम याद नहीं था, इसलिए जब वो टीचर्स और कक्षाओं के बारे में बोलती रही तो मैं मुस्कुराकर सिर हिलाती रही और मैं उसकी बातें न सुनने की कोशिश करती रही। हम एक भरी टेबल के अंत में पहुंच गए, जहां उसके कई मित्र थे जिन्हें उसने मेरा परिचय दिया। मैं उसके बोलते ही उन सभी के नाम भूल गई। वे उसकी बहादुरी से प्रभावित नजर आ रहे थे कि उसने मुझसे बात की। अंग्रेजी की क्लास वाले लड़के एरिक ने कमरे के पार से मेरी तरफ हाथ हिलाया।
वहाँ लंच रूम में 7 उत्सुक अजनबियों के साथ बैठकर बातचीत करते समय मैंने पहली बार उन्हें देखा। वे कैफेटेरिया के कोने में बैठे थे। मैं जिस लंबे कमरे में बैठी थी, वहाँ से वे अधिकतम दूरी पर थे। वे 5 थे। वे बात नहीं कर रहे थे और वे कुछ खा भी नहीं रहे थे, हालांकि उनमें से प्रत्येक के सामने भोजन की ट्रे रखी हुई थी, जिसे उन्होंने छुआ तक नहीं था। वे मेरी तरफ बुद्ध की तरह नहीं घूर रहे थे, जैसा ज्यादातर दूसरे विद्यार्थी कर रहे थे, इसलिए मैं अति उत्सुक आंखों से नजर मिलाने के डर के बिना उन्हें सुरक्षित तरीके से घूर सकती थी। लेकिन इनमें से किसी चीज ने मेरे ध्यान को आकर्षित नहीं किया। उनमें कोई समानता नहीं दिख रही थी। 3 लड़कों में से एक बड़ा था, किसी गंभीर वेटलिफ्टर जैसी मांसपेशियां, काले घुंघराले बाल। दूसरा ज्यादा ऊंचा, छरहरा था, लेकिन फिर भी शक्तिशाली और शहद जैसे सुनहरे बालों वाला था। आखिरी वाला छरहरा, कम भारी और उलझे हुए कांसे के रंग के बालों वाला था। वह बाकी की तुलना में लड़कों जैसा ज्यादा दिख रहा था, जिन्हें देखकर लगता था कि वे कॉलेज के विद्यार्थी हो सकते थे या फिर यहाँ के शिक्षक भी हो सकते थे। लड़कियां उनके ठीक विपरीत थीं। ऊंची वाली सुंदरता की प्रतिमा जैसी थी। उसकी आकृति मनभावन थी, जैसी आपको स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के स्विमसूट अंक के कवर पर दिखाई दे सकती है। यह उस तरह की सुडौल आकृति थी, जिससे उसके आसपास की हर लड़की सिर्फ उस कमरे में होने भर से ही हीन भावना का शिकार हो सकती थी। उसके बाल सुनहरे थे, जो उसकी पीठ के बीच तक झूल रहे थे। छोटी लड़की परी जैसी थी, बहुत पतली और छोटे मुंह वाली। उसके छोटे बाल गहरे काले थे और हर दिशा में खड़े थे। इन सारे अंतरों के बावजूद वे सभी हूबहू एक जैसे थे। उनमें से हर के चेहरे पर सफेदी भरा पीलापन मौजूद था। वे इस धूपहित कस्बे के सभी विद्यार्थियों में सबसे पीले थे, मुझसे यानी एल्बिनो से भी ज्यादा पीले। उन सब की आंखें बहुत काली थीं, हालांकि उनके बालों की रंगत में अंतर था। उन सभी की आंखों के नीचे काले निशान थे, बैंगनी चोट जैसे निशान। ऐसा लगता था कि वे सभी रात भर न सोए हों या उनकी टूटी हुई नाक हाल ही में ठीक हुई हो। वैसे उनकी नाक क्या, उनके सभी अंग सीधे, आदर्श और परिपूर्ण थे। लेकिन मैं इस वजह से उन्हें नहीं घूरती रही। मैं तो उन्हें इसलिए घूरती रही क्योंकि उनके चेहरे इतने अलग और इतने समान होने के बावजूद बहुत ज्यादा अलौकिक रूप से सुंदर थे। उनके जैसे चेहरे सिर्फ किसी फैशन मैगजीन के पन्नों पर ही दिख सकते थे, जैसे किसी प्राचीन चित्रकार ने देवदूतों के चेहरे बनाए हों। ये तय करना मुश्किल था कि उनमें कौन सबसे ज्यादा सुंदर है, शायद सुनहरे बालों वाली लड़की या कांसे जैसे बालों वाला लड़का। जहां तक मैं देख सकती थी, वे सभी दूर देख रहे थे, एक दूसरे से दूर, बाकी विद्यार्थियों से दूर, हर चीज से दूर। मेरे देखते ही देखते छोटी लड़की अपनी ट्रे हाथ में लेकर उठी, बिना खुला सोडा, बिना खाया सेव और फुर्ती में शालीन और आकर्षक चाल में चली गई। मैं उसके नर्तकी जैसे लचकदार कदम देखती रही, जब वह अपनी ट्रे बॉक्स में डालकर पिछले दरवाजे से इतनी फुर्ती से निकल गई, जितना मुझे संभव नहीं लगता था। मेरी आंखें दूसरों पर पड़ी, जो बिना किसी परिवर्तन के बैठे थे। वे कौन हैं? मैंने स्पेनिश क्लास वाली लड़की से पूछा, जिसका नाम मैं भूल गई थी। मेरा मतलब समझने के लिए जब उसने ऊपर देखा, हालांकि शायद वह मेरे लहजे से समझ गई होगी कि मैं किसके बारे में पूछ रही हूँ, तो अचानक उस लड़के ने उसे देखा, जो ज्यादा छरहरा था, लड़के जैसा दिखता था, शायद सबसे छोटा। उसने मेरे पास बैठी उस लड़की को एक झलक देखा और फिर उसकी स्याह आंखें मेरी आंखों से टकराईं। उसने तुरंत ही अपनी नजरें हटा ली, इतनी जल्दी कि मैं नहीं हटा पाई, हालांकि शर्म की लाली के साथ मैंने अपनी आंखें तुरंत झुका लीं। उस छोटी सी झलक में उसके चेहरे पर दिलचस्पी जैसा कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सहपाठी ने उसका नाम लेकर उसे बुलाया हो और उसने अचानक सहजता से उसकी तरफ देख लिया था, हालांकि वह पहले ही जवाब न देने का निर्णय ले चुका था। मेरे पड़ोस में बैठी लड़की झेप कर हंसने लगी और मेरी ही तरह टेबल को देखने लगी। वो हैं एडवर्ड और एम्थ कलन और रोजेली और जेस्पर हेल। जो अभी अभी गई थी, वो एलिस कलन थी। वे सभी डॉक्टर कलन और उनकी पत्नी के साथ रहते हैं। उसने आवाज दबाकर कहा।
मैंने सुंदर लड़के को कनखियों से निहारा, जो अब अपनी ट्रे की तरफ देख रहा था और अपनी लंबी, पीली अंगुलियों से एक ब्रेड के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। उसका मुंह बहुत तेजी से चल रहा था और उसके आदर्श होंठ हल्के से खुले थे। बाकी तीनों अब भी दूर देख रहे थे और इसके बावजूद मुझे महसूस हुआ जैसे वो उनसे चुपचाप बोल रहा था। अजीब, अलोकप्रिय नाम, मैंने सोचा। दादा दादियों जैसे नाम। लेकिन शायद यहाँ पुराने जमाने का ही फैशन चलता हो, छोटे कस्बे के नाम। मुझे आखिरकार याद आया कि मेरी पड़ोसन का नाम जेसिका था, जो काफी आम नाम है। फीनिक्स में मेरी इतिहास की क्लास में जेसिका नाम की 2 लड़कियां थीं। वे बहुत बहुत अच्छे दिखते हैं, मैंने गागर में सागर भरने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ, जेसिका एक बार फिर हंसी। वे सब हमेशा इकट्ठे रहते हैं, मेरा मतलब है इम्त और रोजेली और जेस्पर और एलिस। और वे एक साथ रहते हैं। उसकी आवाज में छोटे कस्बे का सारा सदमा और निंदा का भाव भरा था। मैंने आलोचनात्मक दृष्टि से सोचा, लेकिन अगर मैं ईमानदार होती तो मुझे यह मानना पड़ता कि फीनिक्स में भी इस बात को लेकर गपशप तो होती। कलिंस कौन से हैं? मैंने पूछा। वे सगे तो नहीं दिखते हैं। नहीं, वे सगे नहीं हैं। डॉक्टर कलन काफी जवान है, 25 से 30 साल के होंगे। उन्होंने इन सभी को गोद लिया है। हेल भाई बहन हैं, जुड़वां सुनहरे बाल वाले, और वे दत्तक संतानें हैं। दत्तक संतानों के हिसाब से उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा लगती है, अब हो गई है। जेस्पर और रोजेली दोनों 18 के हो गए हैं, लेकिन वे 8 साल की उम्र से मिसेस कलन के पास हैं। वे उनकी चाची या कोई दूसरी रिश्तेदार हैं। वे दरअसल अच्छे हैं इतनी कम उम्र में भी इन सभी बच्चों की परवरिश करना। मुझे भी ऐसा ही लगता है, जेसिका ने अनिच्छा से स्वीकार किया, और मुझे यह आभास हुआ कि वो किसी कारण से डॉक्टर और उनकी पत्नी को पसंद नहीं करती थी। वो उनकी गोद ली हुई संतानों को जिस तरह देख रही थी, उससे मुझे लगा कि इसका कारण ईर्ष्या हो सकती थी। मैं सोचती हूँ कि मिसेस कलन के बच्चे नहीं हो सकते हैं, उसने आगे कहा, मानो इससे उनकी दयालुता कम हो जाती हो। इस सारी बातचीत के दौरान मेरी निगाह बार बार उस टेबल की तरफ उठती रही जहां अजीब परिवार बैठा था। वे दीवारों की तरफ देखते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। क्या वे हमेशा से फोक्स में ही रहते हैं? मैंने पूछा। वैसे मैं जानती थी कि अगर ऐसा होता तो यहाँ बिताई गर्मियों में वे मुझे जरूर दिखते। नहीं, उसने एक ऐसी आवाज में कहा जिसमें यह निहित था कि यह स्पष्ट होना चाहिए, मुझ जैसी नवागंतुक के लिए भी। वे 2 साल पहले अलास्का की किसी जगह से आए हैं। मेरे अंदर करुणा और राहत के भाव जागृत हो गए। करुणा इसलिए क्योंकि वे बहुत सुंदर थे, लेकिन इसके बावजूद बाहरी होने की वजह से यहाँ के लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था। राहत इसलिए क्योंकि मैं अकेली ही वहाँ नई नहीं आई थी, और निश्चित रूप से किसी पैमाने से सबसे रोचक भी नहीं थी। जब मैं उनकी जांच कर रही थी तो सबसे छोटे वाले कलन ने निगाह उठाकर मुझसे नजरें मिलाईं, और इस बार उसके चेहरे पर उत्सुकता का भाव था। जब मैंने तेजी से अपनी निगाह हटाई तो मुझे ऐसा लगा कि उसके चेहरे पर निराशा का भाव था, मानो उसकी कोई उम्मीद पूरी न हुई हो। लाल भूरे बालों वाला लड़का कौन है? मैंने पूछा। मैंने उसे कनखियों से देखा। वह अब भी मुझे घूर रहा था, लेकिन मूर्खी की तरह नहीं, जिस तरह दूसरे विद्यार्थी आज कर रहे थे। उसके चेहरे पर थोड़ी कुंठा का भाव था। मैं दोबारा नीचे देखने लगी। वह एडवर्ड है। जाहिर है वो बहुत सुंदर है, लेकिन अपना समय बर्बाद मत करना। वह डेटिंग नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे वह यहाँ की किसी लड़की को अपने लायक नहीं मानता। वह नाक चढ़ाकर बोली, और मुझे लगा कि यह स्पष्ट रूप से खट्टे अंगूर वाली बात होगी। मैं सोचने लगी कि इस एडवर्ड ने उसे कब ठुकराया होगा। अपनी मुस्कान छिपाने के लिए मैंने अपना होंठ काटा। फिर मैंने उस लड़के की तरफ दोबारा देखा। उसका चेहरा मुड़ा हुआ था, लेकिन मुझे उसका गाल थोड़ा उठा नजर आया, मानो वह भी मुस्करा रहा हो। कुछ ही मिनट बाद वे चारों एक साथ टेबल से उठकर चले गए। वे सभी बहुत आकर्षक थे, यहाँ तक कि बड़ा और हट्टा कट्टा लड़का भी। उन्हें देखने भर से उलझन होने लगती थी। एडवर्ड नाम के लड़के ने मुझे दोबारा नहीं देखा। मैं जेसिका और उसके मित्रों के साथ टेबल पर इतनी देर तक बैठी जितना अकेली कभी नहीं बैठती।
मैं इस तनाव में थी कि कहीं मैं पहले दिन क्लास में देर से न पहुंचूं। मेरी एक नई परिचित भी बन गई थी, जिसने मुझे याद दिलाया कि उसका नाम एंजेला था। उसका मेरे साथ अगले घंटे बायोलॉजी का दूसरा पीरियड था। हम दोनों एक साथ चुपचाप क्लास की ओर गए। वह भी संकोची थी। जब हम क्लास में दाखिल हुए तो एंजेला काले टॉप वाली लैब टेबल पर बैठने गई, जिस पर बैठने की मुझे आदत थी। उसके पास एक और विद्यार्थी पहले से बैठा था। वास्तव में सारी टेबलें भरी थीं, सिवाय एक के बीच वाले रास्ते के बगल में। मैंने एडवर्ड कलन को उसके असामान्य बालों से पहचाना, जिसके बगल में एकमात्र खाली सीट थी। जब मैं टीचर को अपना नाम बताने और स्लिप पर साइन कराने के लिए डेस्कों के बीच से चली, तो मैं चुपके से एडवर्ड को ही देख रही थी। मेरे गुजरते वक्त वह अचानक अपनी सीट पर तनकर बैठ गया। उसने मुझे एक बार फिर घूरा और मेरी तरफ देखते समय उसके चेहरे पर बड़ा अजीब भाव था। ये शत्रुतापूर्ण था, आवेशमय था। मैंने तुरंत निगाह दूसरी तरफ कर ली। इससे मुझे सदमा लगा और मेरा चेहरा एक बार फिर लाल पड़ गया। मैं रास्ते में लड़खड़ा गई और एक टेबल के कोने का सहारा लेकर गिरते गिरते बची। वहां बैठी लड़की खी करने लगी। इस सब के बावजूद मैंने इस बात पर गौर कर लिया था कि उस लड़के की आंखें काली थीं, कोयले जैसी काली। बैनर ने मेरी स्लिप पर साइन कर दिए और उन्होंने क्लास को परिचय देने जैसी कोई बकवास नहीं की। उन्होंने मुझे चुपचाप एक किताब थमा दी। मैं समझ गई कि हमारी पटरी अच्छी तरह जमेगी। जाहिर है, उनके पास यही एकमात्र विकल्प था कि वे मुझे कमरे के बीच में मौजूद इकलौती खाली सीट पर भेज दें। जब मैं उसके बगल में बैठने गई, तो मैंने अपनी निगाह नीचे रखी। जिस शत्रुतापूर्ण अंदाज से उसने मुझे देखा था, उससे मैं चकरा गई थी। जब मैंने टेबल पर अपनी किताब रखी और अपनी जगह पर बैठी, तो मैंने ऊपर नहीं देखा, लेकिन मैंने कनखियों से इतना जरूर देख लिया कि उसके बैठने की मुद्रा बदल गई थी। वो मुझसे दूर झुक गया था, अपनी कुर्सी के बिल्कुल कोने पर बैठा था और अपना चेहरा इस तरह मुड़ रहा था मानो उसे मेरे पास से बुरी बदबू आ रही हो। मैंने अपने बाल सूंघे। उनमें से स्ट्रॉबेरी की खुशबू आ रही थी, जो मेरे प्रिय शैम्पू की थी। ये काफी अच्छी खुशबू लग रही थी। मैंने अपने बाल दाएं कंधे की तरफ गिरा लिए ताकि हमारे बीच एक पर्दा बन जाए और इसके बाद मैंने टीचर की बातों पर ध्यान देने की कोशिश की। दुर्भाग्य से उस दिन का लेक्चर सेल्यूलर एनाटॉमी पर था, जिसे मैं पहले पढ़ चुकी थी। फिर भी मैंने सावधानी से नोट्स लिए और पूरे समय नीचे देखती रही। फिर भी मैं बीच बीच में बालों के पर्दे के बीच से उस अजीब लड़के को देखने से खुद को रोक नहीं पाई। पूरी क्लास के दौरान कुर्सी के कोने पर उसकी सख्त पकड़ ढीली नहीं हुई और उसने मुझसे ज्यादा से ज्यादा दूरी रखी। मैं देख सकती थी कि उसका हाथ उसके बाएं पैर पर मुट्ठी में बंधा हुआ था और उसकी पीली त्वचा के नीचे उसकी नसें तनी हुई थीं। उसने इस मुट्ठी को भी कभी ढीला नहीं किया। उसकी सफ़ेद शर्ट की लंबी आस्तीनें कोहनियों तक ऊपर थीं और उसकी बाँह आश्चर्यजनक रूप से उसकी हल्की त्वचा के नीचे कठोर और मांसपेशियों से भरी थी। स्पष्ट रूप से वह उतना कमज़ोर नहीं था जितना अपने हटे कट्टे भाई के बगल में बैठते समय दिख रहा था। ये क्लास सामान्य से ज़्यादा लंबी खींचती लग रही थी। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि दिन खत्म होने वाला था, या फिर इसलिए क्योंकि मैं उसकी भिंची हुई मुट्ठी के खुलने का इंतजार कर रही थी? ये कभी नहीं खुली। वो इतना स्थिर बैठा रहा मानो सांस ही न ले रहा हो। उसके साथ क्या गड़बड़ थी? क्या यह उसका सामान्य व्यवहार था? मैंने लंच पर जेसिका की कटुता के बारे में जो निर्णय लिया था, अब मैं उसके बारे में सवाल करने लगी। शायद जेसिका उतनी विद्वेषपूर्ण नहीं थी जितना मैंने उसे मान लिया था। इसका मुझसे तो कोई संबंध हो नहीं सकता। वो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानता था। मैंने एक बार फिर उसकी तरफ नजरें उठाईं और मुझे पछतावा हुआ। वो मेरी तरफ फिर घूर रहा था और उसकी काली आंखें नफरत से भरी थीं। जब मैं सहमकर उससे दूर घूमी और अपनी कुर्सी पर सिकुड़कर बैठी, तो मेरे दिमाग में अचानक ये वाक्यांश आया, अगर खूबसूरती किसी की जान ले सकती होती। उसी पल घंटी तेजी से बजी, जिसे सुनकर मैं उछल पड़ी। लेकिन तब तक एडवर्ड कलन अपनी सीट से एक झटके से उठ चुका था। वह लहरदार अंदाज में उठा। वह मेरे अनुमान से ज्यादा लंबा था। उसने
मेरी तरफ पीठ की और किसी दूसरे के उठने से भी पहले वह दरवाजे से बाहर जा चुका था। मैं अपनी सीट में बर्फ की तरह जम गई थी और सूनी निगाहों से उसी दिशा में घूर रही थी। वह बहुत बुरा था, यह उचित नहीं था। मैंने धीरे धीरे अपना सामान बटोरा और अपने अंदर उठते गुस्से के तूफान को रोकने की कोशिश की, वरना मेरी आंखों में आंसू आ जाते। न जाने क्यों मेरे गुस्से के तार मेरी आंखों की ग्रंथियों से जुड़े थे। जब भी मैं गुस्सा होती थी तो मैं रोने लगती थी। काफी अपमानजनक प्रवृत्ति है ये। तुम इज़ाबेला स्वान हो? एक पुरुष आवाज ने पूछा। मैंने नजर उठाकर देखा। वहां बच्चों जैसे चेहरे वाला आकर्षक लड़का खड़ा था। उसके पीले सुनहरे बाल सावधानी से जेल से सलीके से जमे थे और वह दोस्ताना अंदाज में मेरी तरफ मुस्करा रहा था। जाहिर है उसे मेरे पास से बदबू नहीं आ रही थी। बेला, मैंने उसे सुधारते हुए कहा और मुस्कुराया। मैं माइक हूँ। हाय माइक, क्या तुम्हें तुम्हारी अगली क्लास खोजने में मदद चाहिए? दरअसल मैं जिम जा रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं उसे खोज सकती हूँ। वही मेरी भी अगली क्लास है। वह रोमांचित नजर आ रहा था, हालांकि इतने छोटे स्कूल के लिहाज से यह इतना बड़ा संयोग नहीं था। हम एक साथ क्लास तक गए। वह बातूनी था, वही ज्यादातर समय बोलता रहा, जिससे मुझे काफी आसानी रही। वह 10 साल की उम्र तक कैलिफोर्निया में रहा था, इसलिए वह जानता था कि मैं सूरज के बारे में कैसा महसूस करती थी। पता चला कि उसके साथ ही मेरी अंग्रेजी की क्लास भी होती थी। वह उस दिन मिलने वाले सभी विद्यार्थियों में सबसे अच्छा था, लेकिन जिम में दाखिल होते समय उसने पूछा, तुमने एडवर्ड कलन को पेंसिल चुभा दी थी क्या? मैंने उसे पहले कभी इतना अजीब बर्ताव करते नहीं देखा। मैं शर्मसार हो गई। तो मैं अकेली नहीं थी जिसने इस बात पर गौर किया था, और स्पष्ट रूप से यह एडवर्ड कलन का सामान्य व्यवहार नहीं था। मैंने अनजान बनने का निर्णय लिया। क्या ये वही लड़का था जिसकी बगल में मैं बायोलॉजी में बैठी थी? मैंने सहजता से पूछा। हाँ, उसने कहा। ऐसा लग रहा था मानो उसे बहुत कष्ट हो रहा, जैसे वह दर्द से छटपटा रहा हो। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने प्रतिक्रिया की। मैंने उससे एक शब्द भी नहीं बोला। बड़ा अजीब बंदा है। माइक ड्रेसिंग रूम में जाने के बजाय मेरे पास ही रुका रहा। अगर मैं इतना खुशकिस्मत होता कि तुम मेरे पास बैठती तो मैं तुमसे जरूर बात करता। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर लड़कियों के लॉकर रूम के दरवाजे से अंदर चली गई। वह दोस्ताना था और यह स्पष्ट था कि वह मुझे पसंद करता है, लेकिन यह मेरी चिढ़ को कम करने के लिए काफी नहीं था। मैंने एक साथ 4 वॉलीबॉल गेम्स चलते देखे। मैंने वॉलीबॉल खेलते समय खुद को और दूसरों को कितनी चोटें पहुंचाई थीं, ये याद करके मेरा दिल बैठ गया। आखिरकार अंतिम घंटी बज ही गई। मैं धीरे धीरे चलकर ऑफिस में स्लिप जमा करने गई। बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन हवा तेज और ज्यादा ठंडी थी। मैंने खुद को बाहों में समेट लिया। जब मैं गर्म ऑफिस में घुसी तो मेरा मन हुआ कि तुरंत ही बाहर निकल जाऊं। एडवर्ड कलन मेरे सामने डेस्क के पास खड़ा था। मैंने एक बार फिर उसके बिखरे हुए कांसे जैसे बाल पहचान लिए। उसने मेरे आने की आहट पर गौर नहीं किया था। मैं पीछे की दीवार से टिक गई और रिसेप्शनिस्ट के खाली होने का इंतजार करने लगी। वह धीमी और आकर्षक आवाज में उसके साथ बहस कर रहा था। मैं जल्दी ही उनकी बहस का मुद्दा समझ गई। वह 6ठे घंटे की बायोलॉजी को किसी दूसरे समय पढ़ने की कोशिश कर रहा था, किसी भी समय। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब मेरे कारण हो रहा था। ये किसी दूसरी चीज के कारण होना चाहिए जो मेरे बायोलॉजी की क्लास में दाखिल होने से पहले हुई होगी। उसके चेहरे का चिड़चिड़ा भाव यकीनन किसी दूसरी वजह से होगा। यह असंभव था कि कोई अजनबी मुझे अचानक इतनी बुरी तरह नापसंद करने लगे। दरवाज़ा एक बार फिर खुला और अचानक कमरे में ठंडी हवा आई, जिससे डेस्क पर रखे कागज फड़फड़ाने लगे और मेरे बाल उड़कर मेरे चेहरे पर आ गए। अंदर आए। लड़की ने डेस्क तक आकर वाया बास्केट में एक नोट डाला और बाहर चली गई। लेकिन एडवर्ड कलन की पीठ सख्त हो गई थी और वह मुझे घूरने के लिए धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा बहुत बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी पैनी आंखों में नफरत भरी थी। एक पल के लिए तो मुझे वास्तविक खतरा महसूस हुआ, जिससे मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो गए।
ये भाव एक पल तक ही दिखा, लेकिन इसने मुझे ठंडी हवा से भी ज्यादा कंपा दिया। वो रिसेप्शनिस्ट की ओर मुड़ा। तो फिर रहने दे, उसने मखमल जैसी आवाज में कहा। मैं समझ गया कि यह असंभव है। आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वह मेरी तरफ देखे बिना ही घूमा और दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं डेस्क पर सहमते हुए गई। मेरा चेहरा इस बार लाल के बजाय सफ़ेद था और मैंने रिसेप्शनिस्ट को टीचर्स के साइन वाली स्लिप थमा दी। रिसेप्शनिस्ट ने माँ जैसे अंदाज में पूछा, बेटा, तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? अच्छा, मैंने झूठ बोल दिया। मेरी आवाज़ कमज़ोर थी। उसे भरोसा नहीं हुआ। जब मैं ट्रक तक पहुंची, तो यह वहां खड़ा आखिरी वाहन था। ये किसी बंदरगाह जैसा दिख रहा था, घर के सबसे करीब चीज़, जो इस गीली हरी जगह पर थी। मैं कुछ समय तक अंदर बैठी और विंडशील्ड को सूनेपन से देखती रही। लेकिन जल्दी ही मुझे इतनी ठंड लगी कि हीटर की ज़रूरत महसूस होने लगी, इसलिए मैंने चाबी घुमाई और इंजन चालू कर दिया। मैं चाली के घर की तरफ चल दी और पूरे रास्ते आंसुओं से लड़ती रही।